रहकर हिंदुओं को निशाने पर लिया जा रहा है। इन सभी के साथ बांग्लादेश में हिफाजत-ए-इस्लाम का प्रदर्शन भी सामने आया है। मोहम्मद यूनुस के घर के पास ही ये प्रदर्शन किया गया। बांग्लादेश में इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग हो रही है। कट्टरपंथी संगठन है हिफाजत-ए-इस्लाम, जिसने बिल्कुल मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर जाकर ये प्रदर्शन किया। मतलब यहाँ जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ है, कट्टरपंथी संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम का, उससे माना जा सकता है कि शायद बढ़ावा देने वाले कुछ लोग हैं। कट्टरपंथी संगठन हावी यहाँ सरकार पर नजर आ रहे हैं और इसीलिए मोहम्मद यूनुस भी कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे या फिर इंस्ट्रक्शंस एक्शन को लेकर उनकी तरफ से दिए नहीं जा रहे। बांग्लादेश में निशाने पर है मंदिर। लगातार ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अगस्त 2024 जहां पर मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर को जला दिया गया, साल 2022 जहां पर ढाका में इस्कॉन मंदिर पर अटैक किया गया, साल 2021 जहां पर नुआखली इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ, साल 2020 जहां पर ढाका में इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ, साल 2018 ढाका में इस्कॉन की रथ यात्रा पर हमला हुआ। लगातार वहां हिंदुओं को निशाने पर लेना, हिंदू मंदिरों को निशाने पर लेना, ये बता रहा है कि हिंदू पूरी तरह से तो सेफ महसूस नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जो है वो ये कहा जा रहा है कि हदें पार हो गई हैं। खुले तौर पर चेतावनी दी जा रही है। आखिर हिंदू टारगेट पर क्यों हैं, ये भी जान लीजिए। हिंदू भाग जाएं, अपना धर्म छोड़ दें, शरिया कानून से चले देश, ये तमाम जो बंदिशें हैं ये हिंदुओं पर लगाई गई हैं। हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन, इन पर हमले रह रहकर होते रहे हैं, लेकिन ये जो हमले हैं ये तख्ता पलट से ठीक पहले और अब बाद तक भी तेजी से बढ़े हैं और इसके पीछे कट्टरपंथी संगठनों का हाथ कहा जा रहा है। लेकिन ये हालात अगर इसी तरीके से रहते हैं निपुण जी, तो बांग्लादेश में हिंदुओं का, अल्पसंख्यकों का रहना मुश्किल है। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही है और मैं अभी जैसे मदन जी भाई भी बात कर रहे थे, आप भी कह रहे हैं। आप सोचिए, जिस सरकार के जो अटॉर्नी जनरल हैं वो ये कहते हैं कि हमको अपना सेकुलर जो लिखा है संविधान में, 15वें संविधान संशोधन में, उसको हटा दें। वहाँ पर जो बंगाली राष्ट्रवाद का जो बात था उसको हटा दें। यानी कि जो 90% पॉपुलेशन जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि 90% जो जनता की आवाज़ है उस आवाज़ को सुना जाए। और कमाल की बात क्या है, ये वो सरकार कह रही है जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि कुछ लोगों के द्वारा, मुट्ठी भर बांग्लादेश के लोगों के द्वारा बिठाई गई एक पपेट गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। और कमाल की बात आप देखिए, बंगाली यानी कि जो आपका बांग्लादेश बना वो बंगाली राष्ट्रवाद के आधार पर बना। यानी कि जो मुख्य आइडेंटिटी है, मैं हमेशा बोलता इस बात को आया हूँ, हर व्यक्ति की एक नहीं बल्कि कई सारी आइडेंटिटी होती है। वो सारी आइडेंटिटी को डिटरमाइन कर कर ख़त्म कर कर केवल एक आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं कि इस्लाम। अब इस्लाम को अगर आप क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, देश का आपका धर्म डिक्लेयर करते हैं, वहां से आप सेकुलर, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, वो सॉरी आपका समाजवाद, ये सब हटाकर आप केवल लिखते हैं कि हम इस्लामिक राष्ट्र होंगे। इसका सिंपल सा अर्थ है कि सिंपल सा अर्थ ये है कि वहां पर दूसरे धर्म के मानने वाले लोग जो हैं वो क्या हो जाएंगे, दोयम दर्जे के या सेकंड क्लास सिटीजन आपके हो जाएंगे। तो जब आपका सरकार का ही अटॉर्नी जनरल, हम जानते हैं अटॉर्नी जनरल कोई छोटा पद नहीं है। अटॉर्नी जनरल यानी कि सरकार की ओर से एक वकील आपका एक तरह से होता है, मैं उसको वकील बोलता हूं। तो आप सोचिए, जब वो बात करेगा तो जमीन पर क्या दिखेगा, जो दृश्य दिख रहे हैं इसमें दिखने में बात ही क्या अलग है। जब सरकार का ही स्टैंड ये है तो जाहिर सी बात है ये तो आपको स्टैंड देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और जो इस प्रकार का जो जमाते इस्लामी जैसा संगठन, और इंटरेस्टिंग बात देखिए, वहां पर 3 पार्टी महत्वपूर्ण है। एक तो आपका अवामी लीग, दूसरा आपका बीएनपी और तीसरा जमात इस्लामी। बीएनपी ने लास्ट फ्राइडे को, जो एक तो फ्राइडे भी गया, लास्ट फ्राइडे को एक बहुत बड़ी रैली पूरी बांग्लादेश में निकाली। उनका कहना यह था कि चुनाव जल्द से जल्द कराओ, लेकिन बांग्लादेश की वर्तमान सरकार क्या कह रही है कि हम पहले रिफॉर्म करेंगे, बाद में इलेक्शन कराएंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जो डेमोक्रेसी की पूरी दुनिया में ड्रम बजाते हैं कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, क्या उनको ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि मुट्ठी भर लोगों ने जैसा चाह बांग्लादेश को बना के रख दिया। अवामी लीग अगर अपनी रैली आयोजित करनी चाहती है तो उसको फासिस्ट पावर कहकर आप मना कर देते हैं कि हम रैली आयोजित नहीं करने देंगे। तो मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए भी एक चिंता की विषय की बात है। जो अमेरिका डेमोक्रेसी की बात करता है कि पूरी दुनिया में हम डेमोक्रेसी लाएंगे, तो वो भी इसके चिंता की बात बनती है। और जाहिर सी बात है माइनॉरिटीज को लेकर, जिस प्रकार के हम देखें डोनाल्ड ट्रंप की हम बात करें, और मैं तो बाइडेन प्रशासन को कहूंगा कि अगर भारत में किस तरह की कोई बात होती है तो कहते हैं माइनॉरिटीज के साथ में ये हो रहा है वो हो रहा है। यहां पर खुल्लम खुल्ला, और आप देखिए इंटरेस्टिंग बात,
मैं हमेशा बोलता आया हूं कि अगर आप देखें 1947 में जो बांग्लादेश है, वहां पर हिंदुओं के माइनॉरिटीज की जो आवाज 23% थी, 1971 में 14%, और आज ये 8% आपकी आबादी रह गई है। ये तो डाटा में दिख रहा है, तब भी इनको बात समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, जो डेटा है वो बता रहा है, और जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल की उस बात का जिक्र किया यहाँ पर मनन जी, निपुण जी ने, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अगर बांग्लादेश को वाकई मुस्लिम कंट्री घोषित करना चाहते हैं वहाँ के अटॉर्नी जनरल, और जिस तरह के अभी सिनेरियो अलग अलग तरीके से सामने आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि वाकई मुस्लिम राष्ट्र बनने की तरफ बांग्लादेश आगे है और इसे ऑफिशियली डिक्लेयर करना चाहता है? धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म, इसे पूरी तरीके से संविधान से हटाने की तैयारी भी है क्या? इसीलिए जानबूझकर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अमेरिका का ये इतिहास रहा है। मैं इसके लिए ये शब्द काला इतिहास की बात नहीं करूंगा। अमेरिका के अपने राष्ट्रीय हित है, नेशनल इंटरेस्ट हैं, और कोई भी कंट्री अपने राष्ट्रीय हित और नेशनल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए रिजीम चेंज और तख्ता पलट की घटनाएं करता है। जैसा कि अमेरिका काफी वर्षों से, काफी डेकेड से करता रहा है। पर यहाँ पर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो रिजीम चेंज होती है, उसके बाद की जो डेवलपमेंट उस रेसेप्टेकल कंट्री में होते हैं, उनको अमेरिका कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो अभी हम देखेंगे कि जिस तरह की अनार्की, जिस तरीके का लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की जो अवमानना है जो चल रहा है बांग्लादेश में, वो बिल्कुल भी आश्चर्यजनक डेवलपमेंट नहीं है, कोई नई बात नहीं है। क्योंकि अगर अमेरिका ने रिजीम चेंज किया, तख्ता पलट किया शेख हसीना का, और मोहम्मद यूनुस के साथ डेमोक्रेट्स वहां के हैंड इन ग्लव थे, तो उसके बाद किस तरीके से स्टूडेंट्स को वहां पर इन्वॉल्व किया जाएगा सरकार में, किस तरीके से अल्पसंख्यकों को, जैसे कि रिपोर्ट्स में आया है, जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा है, हिंदू और क्रिश्चियंस को बचाया जाएगा, इसके ऊपर कोई भी नीति वहां नहीं बनी। और आप अल्पसंख्यकों की बात छोड़िए, दक्षिण एशिया में ऐसे 3-4 राष्ट्र हैं, अगर हम एग्जाम्पल लें तो श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और बांग्लादेश और पाकिस्तान, जहां पे सबसे बड़ा कंसर्न है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या फिर हम बोलेंगे अर्थव्यवस्था की स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इन सब राष्ट्रों में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम बांग्लादेश भारत के टेक्सटाइल ट्रेड या बांग्लादेश के और राष्ट्रों के साथ जो टेक्सटाइल ट्रेड है, जिनके कारण बांग्लादेश विश्व विख्यात है, उसके बारे में बात करें तो भारत और बांग्लादेश और भारत के वैश्विक ट्रेड में टेक्सटाइल की फील्ड में भी काफी गिरावट आई है। तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स काफी डोमिनेंट फैक्टर है, और अमेरिका और भारत को भी इन सब कंसर्न को लेकर आगे बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए। 1991 में जो आबादी 22% थी हिंदुओं की, वो 2023 आते आते 7.5% हो गई है, और अब 2024 में ये आंकड़ा कैसे तेजी से गिरा होगा, अंदाजा हम लगा सकते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति देखकर। ऐसे में ट्रंप से उम्मीदें लोगों को बहुत ज्यादा है। बहुत शुक्रिया आपका मनन जी, निपुण जी, इंडिया न्यूज पर साथ में जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में अपने व्यूज दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे।